और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरबपति जॉर्ज सोरोस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने में लगी हुई हैं। ऐसी ताकतों को हमने पहले भी हराया है और अब भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस के इन मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देने की जनता से अपील की। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ताजा मामले से तो यही लगता है। अमेरिकी संसद में अरुणाचल का मुद्दा उठा। 2 अमेरिकी सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहे। कई मौके पर चीन ने आक्रामकता भी दिखाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हुई थी। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने एसपी सांसद डॉक्टर बर्क के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस रामराज की कल्पना अच्छे समय की कल्पना है, उसी के आधार पर आज रामराज की बात की जाती है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा है, भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। भारतीय सभ्यता जहां पर अधिकांश हिंदुओं का वास था, सिंधु से ये सभ्यता आई और उसके बाद हमलावर यहां पर आते रहे और
यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो धर्मांतरण हुआ, उसी के कारण से एक धर्म का यहाँ पर आना हुआ। तो राम राज्य की जो कल्पना है वो एक अच्छे समय की कल्पना है। उसी के आधार पर आज भी राम राज्य स्थापित हो उसकी बात की जाती है। लेकिन ये धर्म के साथ जोड़ करके पुरानी जो हमलावर यहाँ पर आए थे उनकी बात ना करते हुए ये उनको भी समझना चाहिए आज हिंदुस्तान में जितना भी मुस्लिम है वो सारा कन्वर्टेड मुसलमान है। राम राज्य एक कल्पना है और भारत में राम राज्य स्थापित करना जरूरी है। और यहाँ तक हिंदू मुस्लिम ये जानबूझ करके इस प्रकार से करके हालात खराब करना चाहते हैं। आगे बढ़ते अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम विचार करके जल्द सुनवाई की तारीख देंगे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी ने आज केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में कथित विफलता के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। सोलंकी ने इससे पहले जम्मू क्षेत्र के कांग्रेस जिलाध्यक्षों की एक बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के संबंध में जम्मू कश्मीर में पार्टी द्वारा शुरू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कांग्रेस ने शुरू किया है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। मकसद क्या है इसका? जम्मू कश्मीर भी पहुंचे हैं ये लोग। कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर में अब हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। क्या चुनौतियां हैं, क्या इश्यूज हैं, किस तरह से इस हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को ये आगे बढ़ाएंगे? हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के एआईसीसी के सीनियर लीडर फॉर्मर मिनिस्टर हैं और ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जम्मू कश्मीर की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, उसके ये ऑब्जर्वर हैं भारत सिंह सोलंकी। सोलंकी जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछूंगा आपसे, मैं पहले जम्मू कश्मीर ही कहूँगा आपको। यहाँ पे राहुल जी आए यहाँ पे जी। उन्होंने यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में तकरीबन 11 दिन गुजारे, हम भी उनके साथ थे। में चुनौतियाँ क्या हैं? कांग्रेस की चुनौतियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। देखिए, ग्रास रूट लेवल पर कमज़ोर हुई है पार्टी, आउट ऑफ पावर भी है, सेंटर में भी यहाँ पे भी कई टाइम से। क्या इश्यूज हैं आपके जो इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में क्या इश्यूज हैं आपकी पार्टी के जम्मू कश्मीर के तनाज़? सबसे पहले राहुल जी ने जिस मकसद से, जिस ध्येय से, जिस लक्ष्य से ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की, पूरे देश की ऐतिहासिक यात्रा रही, आप सबने भी देखा और सभी प्रांतों में इसको बहुत ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा प्यार दिया राहुल जी को और भारत जोड़ो यात्रा को। पहली बार बहुत सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जनता खुद ब खुद बाहर निकली। बच्चे, बूढ़े, युवा, काम करने वाले, किसान, सबको देखे। उन सबको लगा कि हमारी कोई बात सुनने के लिए निकला है, हमारी आवाज को सुनने के लिए निकला है, हमारे अमन के लिए निकला है, हमको समझने के लिए निकला है, हमें प्यार देने के लिए निकला है, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसी बात में। तो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने जिस मतलब नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान उन्होंने जैसे खोली, अब उस बात को पूरे देश में ले जाने के लिए हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम शुरू किया है। तो मुझे भी यहां जिम्मेदारी दी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर की हैसियत से कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मैं ये कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो हमारे साथियों उनके साथ मिलके और जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता को जोड़ के
एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता क्या चाहती है, क्या मसले हैं, उसमें उनको एक करके एक ऐसी डेमोक्रेटिक शक्ति बने जिससे आने वाले समय में यहाँ के मसले अच्छे तरह से हल हो सके। मसले तो आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के, जिस तरह से स्टेटहुड था वो चला गया, आर्टिकल 370, बहुत सारी बातें हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता खुश रहनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए, और उस खुशहाल करने में ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सबसे बहुत काम करेगा, बड़ा काम करेगा। लास्ट में पूछूंगा आपसे कि जो यहाँ की परिस्थिति है, 370 पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसकी सुनवाई करेगा। पार्टी का क्या स्टैंड है दफा 370 में? पार्टी सब जुडिस बातों में अभी अपना स्टैंड नहीं बता रही है, जैसे बताएगी, और हमारी पार्टी जो भी तय करना होगा, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में स्पष्ट रीति से क्या करेगी वो पता नहीं है, इसलिए मेरा कमेंट करना मुझे अभी ठीक नहीं लगता है। पर हमारा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोगों तक ले जाएंगे, गली गली तक ले जाएंगे, गांव गांव तक ले जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। लोग जुड़ेंगे तो अपने आप डेमोक्रेटिक हवा, अच्छी बातें, जुड़ना, प्यार, मोहब्बत शुरू हो जाएगा, और जम्मू में भी होगा, कश्मीर में भी होगा, लद्दाख में भी होगा, सब जगह होगा। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे भारत सिंह सोलंकी, ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ जम्मू कश्मीर अभियान, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ये ऑब्जर्वर है। ये कह रहे हैं कि इस अभियान के जरिए यहाँ पे लोगों की समस्याएं, लोगों के इश्यूज को उठाएंगे, और कांग्रेस आगे चल के भी यहाँ के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, और इनके मसले और मसाइल को इसी तरह से उठाती रहेगी जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उठाए थे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और सांबा पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सांबा मानसर रोड पर नाडना के पर बीती शब पशु तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को पुलिस ने रोका। तलाशी के दौरान 11 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह ट्रक कठुआ से कश्मीर की तरफ जा रहा था। और बांडीपुरा पुलिस ने शेलवत सुंबल में 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ कोडीन फॉस्फेट की 15 बोतलें बरामद हुई हैं। थाना सुंबल में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप के बीच तनाजे पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है। अदालत ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले पर फिलहाल नजरसानी करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले में कहा था कि अगर स्पीकर को ओहदे से हटाने की तजवीज ज़ेरे इल्तवा है तो वो असेंबली मेंबरान की अहलियत पर गौर नहीं कर सकते। इस मामले की अगली समाअत 21 फरवरी को होगी। कर्नाटक में बीजेपी की पहली विजय संकल्प यात्रा 1 मार्च को शुरू होगी। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा चामराजनगर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूसरी विजय संकल्प यात्रा 2 मार्च को कर्नाटक के जिला बेलगाम से रवाना होगी, जिसे वजीर दिफा राजनाथ सिंह यात्रा को रवाना करेंगे। तीसरी और चौथी विजय संकल्प यात्रा बेंगलुरु और से शुरू होगी, जिसे अमित शाह झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को भेज दिया है। चेतन शर्मा ने यह फैसला स्टिंग ऑपरेशन के मंजर-ए-आम पर आने से छिड़े तनाजे के बाद दिया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने दावा किया था कि खिलाड़ी फिट रहने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांगड़ा में हनी ट्रैप में फंसाकर एक शख्स से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए पीड़ित शख्स ने एसपी कांगड़ा को शिकायत पत्र सौंपा है। पीड़ित शख्स के मुताबिक 1.5 साल पहले फेसबुक पर उसे एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उसके बाद उसी आईडी से पैसे मांगने के साथ साथ धमकियां भी दी जाने लगी।
एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने बताया कि हनी ट्रैप और कई तरह के ट्रैप साइबर माफिया कर रहे हैं। इस मामले में पीड़ित शख्स का वीडियो बनाया गया है और अब उसे ब्लैकमेल करने के लिए सीबीआई ऑफिसर और जज बनकर पीड़ित शख्स को फर्जी मेल भी भेजी जा रही है। शातिरों के झांसे में आकर पीड़ित अब तक जमीन बेचकर 18 से 20 लाख रुपए तक गंवा चुका है। नगरोटा बांगवा पुलिस थाने में ये मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। तो इसी तरह का मामला आया है कि इसमें एक किसी ने इनको कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद इनका वीडियो बना दिया और उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया और उस ब्लैकमेल के चलते जाली सीबीआई अफसर बन करके इनको मेल किया, जाली जज बन के मेल किया और इसमें इन्होंने जो है अपना ज़मीन बेच करके लगभग 18 से 20 लाख रुपए जो है अपना जो है गंवाया है। और बुज़ुर्ग आदमी और इनके पूरा परिवार सभी जो है वो काफ़ी परेशान हुए हैं। एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए थे, जो कि हमने कल एफआईआर दर्ज कर ली है 22/23। अब इस केस में आगे अन्वेषण करेंगे और जो भी अन्वेषण में आवश्यक कार्रवाई करनी है वो करने के पश्चात जो आरोपी है उनको सलाह। और शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल आज पहुंचेंगे शिमला। शिव प्रताप शुक्ला आज शिमला पहुंचेंगे। शाम 4:20 पर राजभवन पहुंचेंगे नए राज्यपाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से करेंगे मुलाकात और इससे पहले सुक्खू उनका स्वागत करेंगे। कैबिनेट के सदस्यों से कराएंगे परिचय। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों से भी होगा परिचय। श्री प्रताप शुक्ला का सियासी सफर आपको। श्री प्रताप शुक्ला राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री प्रताप शुक्ला एबीवीपी से जुड़ने के बाद छात्र राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। साल 1989 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा। 1989, 1991, 1993 और 1996 में 4 बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पूर्व सीएम शांता कुमार का बड़ा बयान। सीएम सुक्खू की तारीफ, बीजेपी नेताओं को नसीहत। सरकार का विरोध नहीं, आराम करें बीजेपी नेता। अपनी वजहों से मिली हार पर मंथन करें बीजेपी नेता। विपक्ष यानी बीजेपी के नेताओं को आराम और आत्मनिरीक्षण की ये सलाह दी है राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे दिग्गज नेता शांता कुमार ने, जो 2 महीने की सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान और विरोध प्रदर्शन को बेकार मान रहे हैं। शांता कुमार कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को नई नवेली सरकार का विरोध करने की जगह कुछ दिन आराम करना चाहिए और उससे भी जरूरी ये कि पार्टी नेताओं को चुनाव में मिली हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस बार अपनी वजहों से हारी है। मैं विपक्ष को भी कहूंगा थोड़ी देर आराम करें और मैं अपनी पार्टी से कहूंगा सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। इतना ही नहीं, शांता कुमार ने कांग्रेस के चुनावी वादों और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की खुलकर तारीफ भी की है, जिस पर उनका धन्यवाद करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शांता कुमार ने जो कुछ कहा बीजेपी नेताओं को वो बातें खुद समझनी चाहिए। मैं विपक्ष को भी कहूंगा थोड़ी देर आराम करें और मैं अपनी पार्टी से कहूंगा सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। मैं शांता कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन अभी वो उन्होंने ठीक कहा है। वो जानते हैं कि वो प्रशासनिक कैसे व्यवस्था को सुचारू करना है। शांता कुमार जी जब वरिष्ठ नेता है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जीवन का अनुभव और ज्ञान उनके पास है
और उन्होंने केंद्र में भी मंत्रिमंडल के रूप में एक ऐसे कई ऐसे कार्य किए हैं जिसे जनता आज भी याद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद ही समझ होनी चाहिए। बेशक सीएम को अपनी तारीफ अच्छी लगी, लेकिन बीजेपी नेताओं को थोड़ी चुभन तो जरूर होगी। आदरणीय शांता कुमार जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और मैं समझता हूं जो बात उन्होंने कही है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर अमल करेगी। और हार के क्या कारण रहे हैं और जो भी कारण रहे हैं भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए पार्टी अपने स्तर के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा और मंथन करेगी, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे सामने चुनौतियां हैं मिलकर हम उनका सामना करें और उसको हम उसमें पार पा सकें। तो अभी तक जो मंथन हुआ है, सवाल है कि क्या बीजेपी अपने इस कद्दावर नेता की सलाह मानकर विरोध की जगह आराम और आत्ममंथन करेगी, या फिर शांता कुमार ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें अनसुना कर पार्टी अपने तरीके से अपने रास्ते पर चलती रहेगी। कांग्रेस से विचित्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। तो एक तरफ जहां शांता कुमार जो बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हिमाचल में, उन्होंने जहां पर सुक्खू सरकार की तारीफ कर दी है और वहीं अपनी पार्टी के नेताओं को थोड़ी नसीहत की है। और हालांकि बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि शांता कुमार जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हम उनके सुझाव पर गौर करेंगे, होना चाहिए। अगली खबर, सुक्खू सरकार के 2000 करोड़ रुपए फिर से कर्ज लेने के मामले पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि समय कठिन है और तय सीमा से ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन धन की कमी विकास कार्यों में रोड़ा नहीं बनेगी। कर्ज के लिए केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध करना पड़ता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने में 4 वर्ष लगेंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कर स्थिति को सुधारा जाएगा। निश्चित तौर पर मैं हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था उसको ठीक करने के लिए 4 साल लगेगा। आप मुझसे 4 साल बाद भी पूछोगे तो भी आपको मैं यही सवाल का जवाब दूंगा। अभी हमें 1800 करोड़ रुपए का ऑल लोन लिया है, जो हमारी लिमिट है वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमें बार बार अनुरोध करना पड़ता है। विकास के कार्यों में हम कोई रोड़ा नहीं अटकने देंगे, लेकिन कुछ हम व्यवस्था में परिवर्तन करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोर्स को लेकर सवाल किया था, जिसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ये मोदी सरकार की मिली भगत दर्शाता है। वहीं सीमेंट प्लांट विवाद पर उन्होंने कहा कि क्यों सरकार बदलने पर ही प्लांट बंद किया गया, इसके पीछे कंपनी की क्या मंशा है। तो सरकार विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है। हिंडनबर्ग कंपनी ने खुलासा किया, उसके पहले भारत की भी तमाम मीडिया हाउसेज ने और विभागों ने इस बात की जानकारी दी, पोल खोली कि इस ग्रुप कंपनी ने किस प्रकार से भारी अनियमितताएं की हैं, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, प्रशासनिक अनियमितताएं की हैं, कर में चोरी की है और जितने भी प्रकार से मेल प्रैक्टिस हो सकती है काफी कुछ किया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी भी इस तरह की सरकारी विभागों के रिपोर्ट या कंप्लेंट पे कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना या कार्रवाई करना के बजाय उसे रोक दिया, इन पे कार्रवाई न किया जाए, इस तरह के निर्देश शीर्ष पे बैठे नेताओं ने इन जांच एजेंसियों को दिया। इस सरकार को 2024 में फाड़ फेंकना ही देश की जनता का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। जैसा हमारा संविधान कहता है कि सबके द्वारा सबके लिए चुनी गई सरकार, सबकी सरकार चुनी तो सबके द्वारा गई है, लेकिन काम कर रही है सिर्फ एक के लिए। और बात कहो, बात उठाओ
संसद में बात नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? संसद में अगर सवाल नहीं होगा तो कहां सवाल होगा? संसद में यदि जवाब नहीं मिलेगा तो फिर कहां जवाब मिलेगा? संसद में इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, हमें अपने आरोपों का कम से कम खंडन तो कर देना चाहिए। उन्होंने खंडन भी नहीं किया, सफाई तो देनी दूर, वो वस्तुस्थिति को भी स्पष्ट नहीं किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।